हेलो, वेलकम टू माय चैनल द लीगल लेजेंड्स। आज हम लोग एक पार्लियामेंट के एक्ट की बात करेंगे जिस एक्ट का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। 1951 में ये पास हुआ था पार्लियामेंट से। देखिए, हम लोग ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 15 में दिया हुआ है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सब कुछ तो दे नहीं देगा। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में दे देती हैं। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर, पार्लियामेंट को ये पावर दे देती है कि वो इस टॉपिक पे इस टॉपिक पे वो लॉ बना सकते हैं। तो ऐसे ही आर्टिकल 327 में पार्लियामेंट को पावर दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो इलेक्शन मैटर्स से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकते हैं, चाहे वो इलेक्शन लोकसभा से रिलेटेड हो या विधानसभा से रिलेटेड हो। तो उसी आर्टिकल का यूज़ करते हुए पार्लियामेंट ने 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पास किया। देखिए, हम लोग पिछली वीडियो में आर्टिकल 324 देखे थे कि जिसमें इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश होती है। इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या होते हैं, जो कमीशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने कमिश्नर्स होते हैं, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है, कैसे रिमूवल होता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर उनको स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ऑफिसर्स प्रोवाइड करते हैं। और फिर आर्टिकल 325 जो है वो जो इलेक्टोरल रोल होगा, इलेक्टोरल रोल मैंने आपको बताया था कि एक ऑफिशियल लिस्ट होती है जिसमें लोगों के नाम दिए रहते हैं। वो लोग जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। तो कोई ऐसा स्पेशल इलेक्टोरल रोल नहीं बनेगा। किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ये आर्टिकल 325 में दिया है। 326 में ये दिया है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेसिस पे जो इलेक्शन होगा। अब बहुत लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नहीं पता। मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है वो एक तरह का राइट टू वोट है ऑफ ऑल अडल्ट सिटीजन्स। अडल्ट सिटीजन्स का मतलब जो 18 साल या उसके ऊपर के लोग हैं, उनको एक राइट टू वोट का, एक वोट देने का अधिकार है। रिगार्डलेस, मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी वेल्थ क्या है, उनके पास कितनी इनकम है, कितना पैसा है, उनका जेंडर क्या है, या उनका सोशल स्टेटस क्या है, या वो किस कास्ट के हैं, या वो क्या पहनते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे जो मेजर लोग हैं, यानी कि 18 या उसके ऊपर के लोग हैं एज के, उनको राइट टू वोट का अधिकार है। बस इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि माइनर है, जो कि 18 साल से कम है। तो इस यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का सीधा सा मतलब यही हुआ। 327 आर्टिकल और 328 आर्टिकल में पावर दे रखी है पार्लियामेंट को। और कुछ कुछ चीज़ों में स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दे रखी है। आर्टिकल 329 में ये दिया रखा है कि कोर्ट्स जो हैं हमारी, वो इंटरफेयर नहीं करेंगी इन कुछ मामलों में। तो वो मामलों जो है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है हमारा, उसमें देखिए क्या क्या दे रखा है कि देखिए, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है कि क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस क्या होंगी एक कैंडिडेट की जो कि इलेक्शन लड़ रहा है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन काम करेगा, है ना, और रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे होंगी। और कुछ ऐसे प्रोविजंस दे रखे हैं कि जो प्रिवेंट करते हैं, जो रोकते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस और अदर ऑफेंसेस को। तो स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशंस से। तो अगर पर्सन मस्ट बी एन इलेक्टर इन द कॉन्स्टिट्युएंसी, सबसे पहली बात यह है कि जो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है वो इलेक्टर खुद हो उस कॉन्स्टिट्युएंसी का, और उसकी मिनिमम एज हो। अगर वो एमएलए बनना चाहता है या एमपी के लिए कंटेस्ट इलेक्शन करना चाहता, मतलब इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है, तो उसके लिए मिनिमम एज है 25 ईयर्स। लेकिन अगर लोकल लेवल्स का इलेक्शन अगर वो कंटेस्ट करना चाह रहा है, कंटेस्ट का मतलब होता है इलेक्शन लड़ना चाह रहे, तो जब मैं वर्ड कंटेस्ट बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा। एट द पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटी लेवल उसके लिए एज जो उसे चाहिए वो 21 ईयर्स चाहिए। बाकी लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 ईयर्स।
देखिए आर्टिकल 326 के अलावा मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कि राइट टू वोट देता है, सेक्शन 62 ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 62 भी ये अधिकार दे रहा है कि जो पर्सन, एवरी पर्सन हु इज़ इन द इलेक्टोरल रोल, जो पर्सन इलेक्टोरल रोल में है वो एंटाइटल्ड है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्टोरल रोल में उसका नाम है, वोट देने के लिए। वो वोट एक टाइम में एक बार देगा, एक कॉन्स्टिट्युएंसी में देगा। इसलिए आप लोग ने देखा होगा कि जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके फिंगर पे वो एक तरीके की इंक लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि वो इंक का नाम क्या होता है, और वो पूरे इंडिया में एक कंपनी बनाती है, और वो उस कंपनी का नाम क्या है। उस कंपनी का नाम तो चलिए मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेकिन उस इंक का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ अ पर्सन कन्फाइंड इन अ प्रिजन देन ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग बट इन प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस ही इज़ एलिजिबल टू वोट। देखिए अगर कोई प्रिजन में है, अगर कोई कन्फाइन है, जेल में बंद है, तब वो एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए। लेकिन अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में अगर रोका गया, डिटेन कर लिया गया, तब वो एलिजिबल है वोट के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि क्राइम करने से पहले अगर अथॉरिटी ने उसको कन्फाइन कर लिया है, रोक दिया है, तो उस केस में एलिजिबल है वो वोट देने के लिए। लेकिन अगर वो कन्विक्ट है, वो जेल के अंदर पहले से ही है, तब वो एलिजिबल वोट देने के लिए नहीं होगा। इसी में अंडर अंडर ट्रायल, जिसमें ट्रायल चल रहा है और जो कन्विक्ट हो चुका है, वो पर्सन्स भी एलिजिबल नहीं होंगे वोट देने के लिए। इसके बाद आता है ये जो एक्ट है, ये वीवीपैट का कॉन्सेप्ट देता है। वीवीपैट बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सबसे जनरल, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एक इलेक्शन कमीशन का। और ये डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी है, पीपल से जो है, जो भारत की जो जनता है उससे सरकार चलती है। इसी का मतलब होता है कि वो, इसी का मतलब डेमोक्रेसी होता है। और डेमोक्रेसी हमारे जो संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। तो इसलिए ये सिस्टम लाया गया है वीवीपैट का। ये क्या होता है, ये जो वोट देने जाते हैं आप लोग कभी, तो आप जब बटन पे क्लिक करते होंगे तो देखते होंगे जिस पार्टी को आपने क्लिक किया है, तो एक राइट में एक गोल सा शीशा होता होगा, तो उस शीशे के अंदर एक वाइट स्लिप जाती है। तो उस स्लिप पे आप जिसको वोट, जिस पे क्लिक किए हैं, तो उस जैसे जिस पार्टी पे क्लिक किए तो उस पार्टी का वो जो सिंबल होता है वो जाता है और वो नीचे जाके गिर जाता है। तो वो क्यों किया गया है ऐसा? वो इसलिए किया गया है कि जो वोट देने जा रहा है उसको ये तसल्ली हो जाए कि मेरा वोट सही जगह गया है। इसलिए ये सिस्टम लाया गया है। ये एक तरीके का इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है जो कि ईवीएम मशीन से जुड़ा होता है, और जो अलाउ करता है वोटर्स को कि उनका जो वोट है वो सही जगह गया है कि नहीं। सिर्फ इतनी सी बात है। 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि आप फ्री और फेयर इलेक्शन कराइए। तो ये सिस्टम फेयर इलेक्शन के लिए आता है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी एसोसिएशन इन ऑर्डर टू बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए कोई भी एसोसिएशन है, वो अगर पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहता है तो उसको रजिस्टर्ड कराना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकग्निशन दिया जाता है उसके हिसाब से, या वो इलेक्शन कमीशन उसको स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करती है या नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम के हिसाब से कोई स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। लेकिन अगर उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई नाम चेंज करना है या उसका एड्रेस या कुछ भी चेंज करना है, सिंबल उस इलेक्शन उस पार्टी से रिलेटेड, तो उसका जो चीज़ है जो चेंज करना है वो इलेक्शन कमीशन को बतानी पड़ेगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की बात करेंगे हम लोग। जो इंडिविजुअल है जो इलेक्शन लड़ रहा है उसको एक एफिडेविट फाइल करनी पड़ती है। उस एफिडेविट में उसको लिखना पड़ता है उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, और उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, और उसकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। ये उस कैंडिडेट को एफिडेविट में किसको देना पड़ता है? लोकसभा के चेयर स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को।
आफ्टर बिकमिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ डिक्लेरेशन ऑफ एसेट, उसे अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिक्लेरेशन करना पड़ता है स्पीकर ऑफ लोकसभा को और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कब करना पड़ता है? विद इन द 90 days आफ्टर टेकिंग देयर सीट्स इन पार्लियामेंट। मान लीजिए आज वो ओथ लेता है, आज वो उस पार्लियामेंट की सीट पे जाके बैठता है एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आज से 90 दिन के अंदर अंदर उसे एफिडेविट और अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। काउंटिंग ऑफ वोट्स कैसे होती है मैं आपको बताऊं। जो एक ऑफिसर होता है आरओ, रिटर्निंग ऑफिसर, कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, मैं अभी स्पेसिफिक आरओ की बात करता हूँ। एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसके सुपरविजन में काउंटिंग ऑफ वोट्स होता है, और वहाँ कौन कौन मौजूद होते हैं उस टाइम? जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट होते हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, और उनके एजेंट्स वहाँ होते हैं। तो मेन ऑफिसर जो होता है वो आरओ होता है, रिटर्निंग ऑफिसर। किसी भी टाइप का लॉस होता है, डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, टैंपरिंग ऑफ बैलेट पेपर्स और ईवीएम, आजकल ईवीएम हो गया तो हम लोग ईवीएम को लेके चलेंगे। अगर ईवीएम में कोई भी किसी भी तरीके का डैमेज, टैंपरिंग होती है तो आरओ जो होता है ऑफिसर, वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर देता है ईसीआई को। अब देखिए क्वालिफिकेशन समझ गए हम लोग, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलए क्या होता है? सेक्शन 8 के क्लॉज 3 जो इस एक्ट का है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसमें दिया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा। states that if an MP or MLA is convicted for any other crime and sent to jail for 2 years, और अगर कोई MP या MLA 2 साल के कोई ऐसा जुर्म है, कोई ऐसा क्राइम है जिसकी सज़ा 2 साल या उससे ज़्यादा की है, उसमें अगर कन्विक्ट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा इसमें कन्विक्ट हो जाता है, एक्यूज्ड नहीं है वो, मतलब कि अभी साबित, अगर साबित नहीं हुआ है वो जुर्म, तब की बात नहीं हो रही है। कन्विक्ट हो गया है मतलब कि जुर्म साबित हो गया है और उस जुर्म की सज़ा 2 साल या उससे ज़्यादा है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा अपने कैंडिडेटशिप से। कब तक के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा? 6 साल के लिए। और ये 6 साल कब से गिना जाएगा? जब वो रिलीज़ हो, जब वो जेल से, मतलब जब वो रिलीज़ हुआ हो, तो उस दिन से 6 साल तक वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा, यानी कि वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता। इवन इफ अ पर्सन इज ऑन अ बेल, अगर कोई पर्सन बेल पे है आफ्टर कन्विक्शन, अगर कोई पर्सन बेल पे है तो आफ्टर कन्विक्शन एंड हिज अपील इज पेंडिंग फॉर डिस्पोजल, ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। अगर कोई पर्सन बेल पे है तो कन्विक्शन के बाद अगर वो अपील में जाता है तब भी वो डिस्क्वालिफाइड रहेगा, हो जाएगा इलेक्शन लड़ने से। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? देयर वाज अ नीड टू होल्ड जनरल इलेक्शंस। देखिए हमारा आज़ादी हुआ था 1947 में, उसके बाद हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो हम लोग एक डेमोक्रेसी कंट्री हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है वो लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जहाँ सरकार जो है उसको जनता डायरेक्ट चुनती है, उसको जनता चुनती है, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इसलिए जो जनरल इलेक्शन टू इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चूज़ करना था ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। मैंने बताया अभी आपको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या होता है। इट इज़ द राइट टू वोट ऑफ ऑल अडल्ट सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। कोई अमीर है, गरीब है, कोई गांव में रह रहा है, कहीं रह रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अगर बहुत बड़े महलों में रह रहा है, बहुत बड़े घर में रह रहा है, उसके पास बहुत दौलत है, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग कंसेप्ट लाए हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, तो सारे लोगों को इक्वल अधिकार है वोट देने का। तो ये जो एक्ट है ये कई सारे प्रोसीजर, जो प्रोविजंस है वो ले डाउन करता है, जिसमें डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब देखिए एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं 403। अब ये जो 403 मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूंसी बताई, या मान लीजिए लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, तो ये 80 कॉन्स्टिट्यूंसी। मान लीजिए विधानसभा की मैंने अभी 403 पे, तो ये कौन तय करता है? ये जो पार्ट में ये जो बटी हैं ये कौन तय करता है? ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और ये एलोकेशंस ऑफ सीट्स लोकसभा विधानसभा में कैसे होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी का बंटवारा कैसे होता है कि यहाँ से यहाँ तक एक कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरी, ऐसे करके 403 कॉन्स्टिट्यूंसी, ये सब कौन करता है? ये करता है एक डीलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट होता है, मतलब एक एस्टैब्लिश्ड अपॉइंट होता है। कब होता है? अंडर आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर आप आर्टिकल 82 पढ़ेंगे उसमें क्या दिया है कि पार्लियामेंट जो है वो एक लॉ बना सकती है
एक लॉ बनाएगी, इनेक्ट करेगी डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। हर 10 साल पे सेंसस होता है, तो हर 10 साल के सेंसस के बाद पार्लियामेंट जो है एक डीलिमिटेशन एक्ट बनाएगी। उस एक्ट में ये दिया रहेगा कि एक डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होगा? डीलिमिटेशन कमीशन का यही काम होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, चाहे वो यूपी के स्टेट में हो, चाहे वो ओवल और इंडिया में हो, उसको डीलिमिट करेगी कि कहाँ से कहाँ तक एक कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, और एलोकेशंस ऑफ सीट्स करेगी कहाँ पे, लोकसभा में और विधानसभा में। तो उसका ये काम होता है। तो दिस कमीशन डिमार्केट्स द बाउंड्रीज ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज एज पर एक्ट द प्रेजेंट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी। ये जो अभी का प्रेजेंट चल रहा है, ये किस हिसाब से चल रहा है? ये 2001 का जो सेंसस हुआ था, 2001 सेंसस के बाद मैंने आपको बताया एक डिलिमिटेशन एक्ट पास करती है पार्लियामेंट आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग। तो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग ये सारा अब तक का चल रहा है। और ये कब तक चलेगा? ये 2026 तक। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग आगे का जो डिलिमिटेशन होगा कॉन्स्टिट्यूंसी का वो होगा। एलोकेशन ऑफ सीट्स का मतलब एवरी स्टेट गेट्स रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा इन प्रोपोर्शन टू इट्स पॉपुलेशन एज पर सेंसस फिगर। देखिए, हम लोग एक फेडरल हैं, हम लोग वैसे तो है क्वासाई फेडरल, लेकिन फेडरल सिस्टम है जहाँ पे स्टेट भी है, सेंटर भी है, स्टेट भी है दोनों में। लेकिन माना कि हम लोग में सेंटर ज़्यादा है पावरफुल, लेकिन स्टेट को कहीं ये ना लगे कि हम कहीं पीछे हो रहे हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रोपोर्शनेट में दिया गया। इसलिए स्टेट का भी कुछ हाथ होता है लोकसभा के सीटों में। इसलिए देखिए, डायरेक्ट रिलेशन कहाँ से है? डायरेक्ट रिलेशन पॉपुलेशन से है। तो जिस स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसका में जो है रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में ज़्यादा होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश जो है, जहाँ पे 22-24 करोड़ पॉपुलेशन है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे यूपी का चाहे जनरल इलेक्शंस हो तब भी, चाहे विधानसभा का यूपी को हो तब भी। क्यों क्यों होता है? क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे होता है, एक एमएलए ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए। सो देयर आर मैनी ऑफिसर्स। अब देखिए, ये तो हो गई पॉलिटिकल बात। अब मैं थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात कर लेता हूँ कि देखिए, कई सारे ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है। सबसे जो स्टेट का जो हेड होता है एक इलेक्शन के टाइम पे, वो होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ जिसको हम लोग कहते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है। उसके बाद होता है उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो होता है वो जनरली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है। उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही डीईओ बना दिया जाता है जब इलेक्शन आता है। उसके बाद एक ऑफिसर होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ईआरओ। ईआरओ मैं अभी सबका फंक्शंस बताऊंगा। देखिए, ईआरओ का क्या काम होता है? ये जो इलेक्टोरल रोल होता है, जो एक ऑफिशियल लिस्ट होती है, उसको तैयार करने का काम ईआरओ ही करता है। रिटर्निंग ऑफिसर का मैंने आपको काम बता दिया था। और सीईओ जो सबसे हेड होता है, सीईओ तो वो सबसे हेड होता है। उसके बाद डीईओ आता है हर डिस्ट्रिक्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। फिर उसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर्स आते हैं, जो हर बूथ के लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। फिर कई सारे जो एम्प्लॉय हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, उसमें कई सारे पोस्ट होती हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑब्जर्वर्स हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, और थाउजेंड्स ऑफ क्लर्क्स इसमें लगते हैं। इसीलिए मतलब बहुत ताम झाम करना पड़ता है, इसीलिए फेजेस में होते हैं इलेक्शन। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना था कि अच्छा, ये एक चीज़ मैंने आपको बताना था कि ये जो जो ऑफिसर्स होते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, जो ईआरओ होता है, ईआरओ की अगर कोई शिकायत है तो उसकी अपील कहाँ जाता है? मतलब जैसे मान लीजिए ईआरओ का काम होता है इलेक्टोरल रोल को तैयार करना,
है ना। अब इलेक्शन कमीशन जो है, 3 कमिश्नर दिल्ली में बैठे हैं, वो लोग तो लिस्ट तैयार नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ ऑर्डर देते हैं। ये ऑफिसर्स जो होते हैं इनका मेन ज़मीनी काम होता है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ मुद्दा है ईआरओ के ऑफिसर से, तो इसकी अपील आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ कर सकते हैं। तो ये बतानी थी आपको। तो देखिए, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं जो जो इस एक्ट में हैं, जो जो कि इलेक्शन में काम आता है। पूरा इलेक्शन इसी एक्ट से चलता है। मैं आपको कहूँ, लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का, जितने भी इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कराती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक अलग से एक्ट है। मैं उस जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि उसका थोड़ा जो वोट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वोट है, वो थोड़ा समझने लायक है, वो थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं उसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको इस एक्ट के बारे में बता रहा था, इसके पहले की वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा इलेक्शन कमीशन के बारे में। और ये एक्ट बहुत ज़रूरी है। पूरे इंडिया में अगर इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का या लोकसभा का, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। कई सारे बहुत सारी मुशक्क़तें होती हैं, कुछ कुछ सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, पोल बूथ, मतलब बूथ लेवल पे, जहाँ पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात करनी पड़ती हैं, बहुत सारी पुलिस फोर्स लगती है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो मतलब आप सोच लीजिए कि कितनी दिक्कत, कितनी मुशक्क़त के साथ मतलब होता है एक इलेक्शन। तो बस इस वीडियो में इतने ही। थैंक यू वेरी मच।